एआईबी को लेकर ना मेरा एक ही मकसद है, कम से कम टाइम में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दूं। आज हम इसी सिलसिले में मिले हैं ताकि हम कम से कम टाइम में एक बहुत ही सिंपल एंड स्कोरिंग टॉपिक समझ लें। एडवोकेट्स एक्ट 1961 हमारा जो एआईबी एग्जाम है, इसमें ना 3 क्वेश्चंस इजीली आप 3 मार्क्स इजीली इस टॉपिक से ला सकते हैं। तो फटाफट 15 मिनट के अंदर अंदर हम डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट भी हुआ है इस बेयर एक्ट में, वो अमेंडमेंट भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ये जो एडवोकेट्स एक्ट है, इसमें हम अधिकतर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, स्टेट बार काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे एंड एडवोकेट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस एक्ट में कौन सी चीजें लिखी हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में है, स्टेट बार के बारे में है, अलग अलग तरीके के एडवोकेट्स के बारे में है, अगर एडवोकेट्स गलतियां करते हैं तो उनको कैसे हम पनिश करते हैं, इन चीजों के बारे में इस एक्ट में लिखा है। राइट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके लिए हैंड पिक करके डिस्कस कर रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ये सब डिस्कस कर रही हूँ इस लेक्चर में, मिस नहीं करना है। अगर आपने सेल्फ प्रिपरेशन कर लिया है या कोर्स में पढ़ लिया है तो भी आप ये रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैम कुछ भी नहीं पता है बेयर एक्ट के बारे में तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। वो पूछ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बीसीआई वाले जो है, जो एआईबी का एग्जाम एक्चुअली में कंडक्ट करते हैं, ये बार काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं, ये पूछ रहे हैं। मैम, एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ही क्या है? देखिए, जनरली क्या होता है, आप किसी ऑफिशियल पोजीशन पर बैठना चाहते हैं तो आप उसके लिए कुछ एग्जाम क्लियर करते हो, आप वहां पर अपॉइंटमेंट लेते हैं, या कोई इलेक्शन होता है, कोई चुनाव होता है, आप वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तब जाके आप वो ऑफिशियल सरकारी कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं, वो पोजीशन पे आप अपॉइंट होते हो, नियुक्त होते हो, या आपकी चुनाव लड़ी जाती है, जो भी हो, तब जाके आप वहां पर बैठे हो। कुछ पोजीशंस ऐसे होते हैं, एक्स ऑफिशियो पोजीशंस, जहां पर आप चाहते हुए नहीं बैठ रहे हो, आपने उस पोजीशन के लिए ना कोई चुनाव लड़ा है, या फिर आपने कोई एग्जाम लिखा है, या फिर प्रमोशन पाके आप वहां पे बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम रेगुलर मेथड्स में देखते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। एक पर्सन एक्स ऑफिशियो पोस्ट पे इसीलिए बैठता है क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और बैठा हुआ है। वो एक्स ऑफिशियो पे इसीलिए बैठा है क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और बैठा हुआ है। क्या मतलब है इसका? सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हाँ जी मैम, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए हमारे जो सिटीजन्स हैं वो compete करते हैं। एक आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन एंड इलेक्शन रिजल्ट के बाद एक पर्सन बन जाता है वाइस प्रेसिडेंट, एंड क्योंकि वो अब वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी बन गए हैं, उनको हम अब राज्यसभा में चेयरमैन भी बना देते हैं या चेयरपर्सन भी बना देते हैं फॉर राज्यसभा। वो एक्चुअल में राज्यसभा का चेयरपर्सन बनने के लिए चुनाव नहीं लड़े हैं, वो तो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी एक सरकारी कुर्सी पे ऑलरेडी बैठे हैं, हमने उनको दूसरे वाले पर भी बैठने को बोल दिया। वो होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ऐसे ही हमें अब पूछे जा रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है क्या? हाँ है। तो कौन है वो लोग? हमारे अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल। अब जो एडवोकेट्स हैं वो अटॉर्नी जनरल बनना चाहते हैं या सोलिसिटर जनरल बनना चाहते हैं? वो एक्चुअल में नियुक्त हुए थे एज अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल। उनका अपॉइंटमेंट इस पोजीशन पे नहीं हुआ कि अच्छा आप बार काउंसिल में जाके एक्स ऑफिशियो मेंबर करके बैठोगे, नहीं, उनका अपॉइंटमेंट या उनका जो भी प्रोसीजर था वो उसके लिए नहीं था। वो एक्चुअल में है अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट क्योंकि वो ऑलरेडी इस सरकारी कुर्सी पे बैठ ही रहे, हमने उनको दूसरे वाले पोजीशन में भी बिठा दिया। वो होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं? 2 लोग हैं। एंड कौन है वो लोग साथ पढ़ लेना मेरे साथ साथ, अभी सब कुछ पढ़ ही लेना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं फॉर बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मैम, स्टेट बार काउंसिल का भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है क्या?
एब्सोल्युटली होते हैं। स्टेट बार काउंसिल का भी एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। कौन होते हैं, किसी को पता है? इसके लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। कौन होते हैं, लिख लेना, यही सब आता है एग्जाम में। कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल? एडवोकेट जनरल। हर स्टेट का एक एडवोकेट जनरल होते हैं, वो बैठ जाते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर इन द स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, समझ लिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट बार काउंसिल। हमारा जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं ये पूछ रहे, या कितने मेंबर्स के लिए जगह स्टेट बार काउंसिल में है ये पूछ। एक्चुअली स्टेट बार काउंसिल में कितने मेंबर्स अपॉइंट हो सकते हैं या कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं ये डिसाइड होता है नंबर ऑफ लॉयर्स पर। उस स्टेट में कितने लॉयर्स हैं इस पे डिपेंड होता है। अगर बहुत ज्यादा लॉयर्स हैं तो आपको ज्यादा मेंबर्स चाहिए होते हैं, है कि नहीं? तो स्टेट बार काउंसिल में कितने लोग होते हैं वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ लॉयर्स पर इसका मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट लिख लीजिए, यही सब है। ये वैसे बेर एक्ट में भी है, बेर एक्ट का सेक्शन 3 में आपको ये सब मिल जाता है। ये आंसर आपको बेर एक्ट के सेक्शन 3 में मिल जाएगा। बट कौन ढूंढे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट आप रट भी सकते हैं। मिनिमम लिमिट जो है वो है 15 मेंबर्स एंड जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 25 मेंबर्स। एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम लिमिट, तो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन सी 25। लिख लिया, मिनिमम 15 मेंबर्स होते हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एंड मैक्सिमम होते हैं 25। एंड ये डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लॉयर्स, उस स्टेट में कितने लॉयर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यही सेक्शन को एग्जाम में पूछा है उन्होंने। एक बार मेरे साथ पढ़ लेना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड एटिकेट फॉर एडवोकेट्स। इंडिया में जितने भी एडवोकेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनका ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए, उनका जो प्रोफेशन, उनका जो हमारा जो एडवोकेट प्रोफेशन है उसको कंडक्ट कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कौन डिसीजन लेता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर्स किस सेक्शन में आते हैं? ये पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है अंडर सेक्शन 7 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सेक्शन 7 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट को लेकर एआईबी में क्वेश्चंस आए हैं। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सेक्शन 7 का सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल? आप चाहते हैं कि किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप जाके मेंबरशिप लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो कौन क्वालिफाई करता है, कौन डिस्क्वालिफाइड है मेंबरशिप के लिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी डिसाइड करते हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले, राइट? सो हु डिसाइड्स द क्वालिफिकेशन? एक बार काउंसिल में कौन मेंबर बन सकता है, कौन मेंबरशिप ले सकता है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? ये सब डिसाइड करते हैं बार काउंसिल वाले, राइट? बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड्स द मेंबरशिप क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक बार सुन लो। ये एक्चुअली ना कोर्ट्स में भी बहुत काम आता है, प्रैक्टिकल टॉपिक है ये। राइट टू प्री ऑडियंस। आप एक सेकेंड इमेजिन करना, स्टोरी की तरह समझते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक या दो लॉयर नहीं खड़े होते हैं। आपने देखा ही होगा, अब तो सुप्रीम कोर्ट के सारे जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वो सारे लाइव स्ट्रीम तो होते ही हैं, यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं फ्रीली। आपने देखा ही होगा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में लॉयर्स का जो पोडियम होता है वहां पर इतने लोग खड़े हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा लॉयर किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा लॉयर वेट कर रहा है, कौन सा नेक्स्ट मैटर वाले लॉयर है, समझ ही नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली व्हेन वी हैव लैंडमार्क केसेस, जजेस जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पूरी लॉयर्स की वो है पोडियम है, तो पूरी पोडियम ना भर ही जाती है एडवोकेट से। यहाँ पे 2-3 लोग नहीं, 10-12-13, sometimes even 50-50 counsels are there ready and waiting to argue। अब 50 लोग एक साथ तो नहीं बोल सकते हैं, 20 लोग एक साथ तो नहीं बोल सकते हैं,
तो इसीलिए ये एक डॉक्ट्रीन है विच इज कॉल्ड एज राइट ऑफ प्री ऑडियंस, जो ये कहता है जब बहुत सारे लॉयर्स एक ही मैटर में अपीयर कर रहे हैं तो इनको पहले सुने। ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा सेक्शन 23 में है। सेक्शन 23 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट में इस सवाल का क्वेश्चन है। तो मैम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? हो सकता है 50 लोग खड़े हों, इन 50 में से हम पहले चेक करते हैं कि क्या हमारे अटॉर्नी जनरल है क्या। फर्स्ट हम चेक करते हैं अटॉर्नी जनरल के लिए, क्या अटॉर्नी जनरल है। अगर अटॉर्नी जनरल है तो उनको पहला चांस मिलता है आर्गुमेंट स्टार्ट करने के लिए। तो राइट टू प्री ऑडियंस सबसे पहले किसको होता है? सबसे पहले राइट टू प्री ऑडियंस होता है अटॉर्नी जनरल। फिर अटॉर्नी जनरल हो गया, उनके बाद हम चेक करते हैं क्या सोलिसिटर जनरल है क्या इनमें। अगर सोलिसिटर जनरल्स हैं तो उनको हम पहले सुनते हैं, उनको मिलता है सेकेंड प्रायोरिटी। अगर एसजी नहीं है या एसजी का खत्म हो गया, उसके बाद हम बुलाते हैं एडिशनल एसजी। सोलिसिटर जनरल का हो गया, उसके बाद हम बुलाते हैं एडिशनल सोलिसिटर जनरल। मान लेते हैं उनका भी खत्म हो गया, फिर हम चौथा देखते हैं स्टेट वाले लेवल से कोई है। ये तो सारे नेशनल वाले हो गए। फिर हम देखते हैं स्टेट के कोई है। स्टेट के कौन होते हैं? अभी मैंने बताया एडवोकेट जनरल होता है। नेशनल लेवल पर अटॉर्नी जनरल होते हैं, स्टेट लेवल पर कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। तो हम चेक करते हैं अच्छा एडवोकेट जनरल है क्या किसी भी स्टेट का, अगर वो हैं तो उनको बुलाइए। तो ऐसे एक एक करके चेक करते आते हैं। अब ये सब खत्म हो गए तो उसके बाद हम देखते हैं सीनियर एडवोकेट्स। फिर आते हैं कौन? सीनियर एडवोकेट्स। जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन मिलता है उनको कोर्ट सुनते हैं। फिर आते हैं अदर एडवोकेट्स, बाकी के अदर एडवोकेट्स लास्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे एक एक करके सबको बोलने का मौका मिलता है। अच्छा मेरे को एक अभी क्वेश्चन आया, आप मुझे कमेंट्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर ऐसे सच में एक केस होता है जहां पर बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जैसे एक एक करके हमने देखा सबको मौका देते हुए आए हैं कोर्ट ने। अब जब सीनियर एडवोकेट्स तक हम पहुंचे, हमने जैसे मान लीजिए कोर्ट ने देखा हो 5 सीनियर एडवोकेट खड़े हैं, अब इन पांचों में भी किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं कोर्ट में? अगर आपको पता है आंसर मुझे बताना, मैं कमेंट्स चेक करती हूँ, देखती हूँ किसको पता है इसका आंसर। जो भी मैंने बताया वो सेक्शन 23 एडवोकेट्स एक्ट में है। एंड जो सीनियर एडवोकेट्स का क्वेश्चन भी मैंने पूछा ना, वो भी एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 23 में होगा। ठीक है, फिर चलते हैं सेक्शन 24 कैपिटल ए। सेक्शन 24 एंड 24 कैपिटल ए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 24 में हम बात करते हैं अगर आप स्टेट बार काउंसिल में जाकर अपना एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो उसका क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पे बात होती है अंडर सेक्शन 24। एंड 24 कैपिटल ए में क्या बात होती है? डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात होती है। सो 24 कैपिटल ए टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट टू स्टेट बार काउंसिल। आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जाना चाहेंगे ऑफ कोर्स, या फिर आपने ऑलरेडी मेंबरशिप या एनरोलमेंट ले लिया है फॉर स्टेट बार काउंसिल, या फिर अभी एग्जाम क्लियर करके आप जाओगे एनरोलमेंट लेने, जो भी हो आपका सेक्शन 24 एंड सेक्शन 24 कैपिटल ए ऑफ एडवोकेट्स एक्ट ये दोनों आप पे लागू होंगे फॉर क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन सेक्शन 24 कैपिटल ए। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए एक बार आपने एआईबी क्लियर कर लिया तो हम कहते हैं आप इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन लिया है, मतलब आपने जो एनरोलमेंट लिया है स्टेट बार काउंसिल में, वो एक स्टेट का होगा। फिर बिकॉज ऑफ मैरिज या पर्सनल रीजंस, ट्रांसफर्स, किसी भी रीजंस की वजह से आप दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो गए हो, आप वहां पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हम क्या ट्रांसफर करा सकते हैं क्या अपना एनरोलमेंट वन स्टेट बार काउंसिल टू अनदर स्टेट बार काउंसिल? आंसर इज यस। तो क्या हम ट्रांसफर करा सकते हैं? यस, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बार काउंसिल ट्रांसफर तो करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। बीसीआई वालों की परमिशन अगर मिल जाए तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेक्शन 16 है वो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स।
2 टाइप्स में वो कहते हैं, एक होते हैं सीनियर एडवोकेट्स एंड बाकी सब हो जाते हैं अदर एडवोकेट्स। बस इतना बोल दिया उन्होंने। क्या बोल दिया उन्होंने? कह दिया सीनियर एडवोकेट्स होते हैं एंड अदर एडवोकेट्स होते हैं। सीनियर एडवोकेट्स वो होते हैं जिनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेट करता है। सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं? जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेट होते हैं, यानी कि उनको एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलता है एज सीनियर एडवोकेट्स। ये सीनियर एडवोकेट्स को लेकर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं इन जनरल, अपना प्रोफेशन के बारे में नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं, तो वीडियो में यहाँ पे डिस्क्राइब लिंक कर देती हूँ, आप देखना। सीनियर एडवोकेट्स क्या नहीं कर सकते हैं, उन पे बहुत सारे रोक लगाए जाते हैं, क्यों ऐसे रोक लगा देते हैं, इन सब चीज़ों को भी मैंने कवर किया। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच। ठीक है, तो सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट सीनियर एडवोकेट्स एंड अदर एडवोकेट्स। सेक्शन 16 में कहते हैं कुछ एडवोकेट्स होते हैं सीनियर एडवोकेट्स जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेट होते आते हैं, बाकी सब लोग हैं अदर एडवोकेट्स बस। ठीक है, नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर एडवोकेट्स फॉर मिसकॉन्डक्ट। अगर एज एन एडवोकेट आप कुछ मिसकॉन्डक्ट करते हैं, आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है, या फिर आप जानबूझ के फ्रॉड करते हैं अपने क्लाइंट को, आपका केस का हैंडल करने का तरीका जो है वो ऑनेस्ट नहीं है, आप प्रिंसिपल्स या मॉरल्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ बार काउंसिल्स में क्या होता है, एक कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं एंड उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड ये पनिशमेंट के बारे में है अंडर सेक्शन 35। इनफैक्ट सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36 दोनों ही पनिशमेंट के बारे में है। एडवोकेट्स एक्ट का 35, 36 दोनों ही पनिशमेंट के बारे में है। सेक्शन 35 में हम बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल कब पनिश कर सकती है, एंड 36 में हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब पनिश कर सकते हैं। इनके बारे में हम 35 एंड 36 में पढ़ते हैं। 35 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 36 भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन दोनों को आप नोट डाउन कर लेना। बैराक साथ में रख के पढ़ोगे ना, ये सब आसान है। एग्जाम हॉल में ना सब कुछ मेमोरी में ही लेके नहीं जाना। बैराक है, बैराक से परिचय बनाओ ताकि आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाए, हाँ मैम ने कहा था ऐसा कुछ टॉपिक होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है करके आपको एक बार बैराक देखेंगे ना रिकॉल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, which is the body that awards punishments to advocates for misconduct। अभी जैसे हमने डिस्कस किया सेक्शन 35 हो गया, 36 हो गया, इसमें हम एडवोकेट्स को पनिश तो कर सकते हैं, बट ये बार काउंसिल्स में, स्टेट बार में एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन सा ऐसा बॉडी है जो पनिश करती है? इस बॉडी को हम कहते हैं डिसिप्लिनरी कमिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं डिसिप्लिनरी कमिटी के बारे में। तो सेक्शन 35 में देखें तो स्टेट बार काउंसिल का एक डिसिप्लिनरी कमिटी होता है जो विच इन्वेस्टिगेट्स एंड विच लुक्स इनटू द मैटर, जो जांच करती है मिसकॉन्डक्ट के केसेस के। सिमिलरली सेम टू सेम सेक्शन 36 यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी एक ऐसा डिसिप्लिनरी कमिटी है। तो डिसिप्लिनरी कमिटी सेक्शन 35 स्टेट बार काउंसिल में भी होता है, 36 बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी होता है। तो स्टेट बार हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, जो भी प्रोफेशनल कंप्लेंट्स होते हैं एडवोकेट्स के बिहेवियर को लेकर या एडवोकेट्स का कॉन्डक्ट यानी बर्ताव को लेकर, वो सब हमारा जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, डिसिप्लिनरी कमिटी ही डिसाइड करती है। गुड, गॉट इट। अब चलिए आप फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं अपील के बारे में। अगर ऐसा होता है कि स्टेट बार काउंसिल का जो डिसिप्लिनरी कमिटी है वो आपके खिलाफ कोई नेगेटिव ऑर्डर पास कर ले, अगर आप वो उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो क्या आप अपील में जा सकते हैं? एब्सोल्युटली अपील में जा सकते हैं। अपील में कहाँ जाएंगे? अब स्टेट बार का जो ऑर्डर है वो आपके खिलाफ है, आप इससे काफी चिंतित हैं, आप चाहते हैं अपील करें, तो कहाँ अपील करोगे? स्टेट बार काउंसिल से आप जाएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास, एंड ये अपील कर सकते हैं कितने दिन के अंदर? ये पूछ रहे हैं विदिन 60 डेज। विदिन 60 डेज अगर आप अपील फाइल कर लें तो बार काउंसिल वाले उसको कंसिडर करेंगे। तो स्टेट बार काउंसिल का ऑर्डर को लेकर आप बार काउंसिल में जा सकते हो। एंड अगर बार काउंसिल में भी ऑफ इंडिया में भी अगर आप हार गए तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपील फाइल कर सकते हो, अगेन विदिन 60 डेज। दो अपील का प्रोविजन दिया है, स्टेट बार से बार काउंसिल एंड बार काउंसिल से सुप्रीम कोर्ट। दोनों ही केसेस में आप टाइमलाइन देख लीजिए, 60 डेज का टाइम मिलता है फॉर अपील। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन,
Which of the following authority acts as an appellate authority against order made by disciplinary committee of Bar Council of India? Bar Council of India ने का जो डिसिप्लिनरी कमिटी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑर्डर दिया। तो उस ऑर्डर को अगर आप अपील करना चाहते हो तो कहाँ करोगे? आप जाके डायरेक्टली करोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास विद इन 60 डेज। तो चलिए, हो गया हमारा डिस्कशन। पूरा एक्ट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो बस इतना ही है, इन्हीं सेक्शन से बार बार क्वेश्चन आता है। एंड मैंने एंड में बताया ना, एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट के बारे में बस 2 शब्द कहूंगी। देखिएगा कि आपके बैराक में ये वाला सेक्शन है कि नहीं, आप एक बार चेक करना। सेक्शन 45 कैपिटल ए ऐड हुआ है वाया एन अमेंडमेंट, जो बात करती है टाउट्स के बारे में। किसके बारे में? TOUT, टाउट के बारे में। टाउट का मतलब होता है दलाल, हम ये कह सकते हैं। एजेंट या दलाल को हम टाउट कहते हैं। तो लॉयर्स कैन नॉट हैव एजेंट्स या कमीशन, किसी को कमीशन देके उनसे अपना प्रचार कराए, ये सब चीज़ें लॉ प्रोफेशन में अलाउड ही नहीं है। तो कहीं बार स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास हम देखते हैं, अच्छा आपको डिवोर्स चाहिए, अच्छा ये फाइल करना है, अच्छा स्पेशल मैरिज एक्ट का ये एप्लीकेशन फाइल करना है, चलिए मैं आपको किसी के पास लेके जाता हूँ करके, ऐसे बहुत सारे एजेंट्स आ जाते हैं, ब्रोकर्स आ जाते हैं, जो किसी एडवोकेट के पास आपको लेके जाएंगे। तो ऐसे एजेंट को रखना ये एक्चुअली पनिशेबल है, दैट इज नॉट अलाउड। एंड उसी चीज को, ये टाउट्स को डिफाइन किया है, उस चीज को लेकर क्या प्रोसीजर होगा वो सब उन्होंने सेक्शन 45 कैपिटल ए में इंट्रोड्यूस किया है। तो बस एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप ओल्ड बेयर एक्ट यूज कर रहे हैं तो ये शायद ना हो, तो बस चेक करना आपके बेयर एक्ट में ये नया प्रोविजन सेक्शन 44 कैपिटल ए है कि नहीं, ठीक है। एंड जो इस लेक्चर में मेरे साथ यहाँ तक बने रहे हैं, आप मेरे को कमेंट्स में अब बताना कि अगला आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं कि मैं ऐसा फटाफट रिविजन करा दूं, पढ़ा दूं फॉर AIB